जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंजनीधर द्विवेदी और स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी। जी हां, मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौटिल्य एकेडमी, आपकी अपनी कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज बात करने वाले हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट चर्चा में क्यों है, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं, बात इस पर भी होगी। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या, इस पर भी बात होगी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने की बातें क्यों हो रही हैं, इस पर भी बात होगी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्यों लाए गए, कैसे लाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल होता है, किन क्षेत्रों में इनको लगाया जाता है, बात इस पर भी होगी। भारत सरकार इसको हटाना क्यों नहीं चाहती या भारत सरकार इसको बनाए रखने के पक्ष में क्यों है, इस पर भी बात होगी। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसके सुझाव पर भी बात करेंगे। हम लोग बात इस पर भी करेंगे कि पिछले 3 दशकों से जहां पर यह लागू है वहां पर भी कोई सकारात्मक परिणाम यदि नहीं मिले हैं तो क्या वहां पर इनको लागू रखना या वहां पर इनको बनाए रखना क्या सार्थक होगा या वहां पर कोई सकारात्मक सुधार होने चाहिए, बात हम इस पर भी करेंगे। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कौटिल्य एकेडमी के कुछ कोर्सेज के बारे में। कौटिल्य एकेडमी में आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके टारगेट बैच भी यहां पर चल रहे हैं। यहां पर टारगेट बैच आपको सेपरेट हिंदी मीडियम के अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग मिल जाएंगे। आपका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसके लिए आपको सेपरेट बैच मिलेंगे। उसके साथ साथ जो आपका 2020 का मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है उसके मेंस के बैच भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये मेंस ओरिएंटेड बैच जो होंगे, इसमें टारगेट बैच जो है आपके पास, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच आपको यहां पर मिलेंगे। इनसे संबंधित जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कौटिल्य एकेडमी का एक जो हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा और आपको ऐसी ही आकर्षक जानकारियों के लिए आप कौटिल्य एकेडमी की जो वेबसाइट है www.kautilyaacademy.in, इस पर भी जाकर आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। जो हमारा मुद्दा है सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं या ये चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों हुआ क्या, नागालैंड जो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहां पर सेना ने विद्रोहियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन लॉन्च किया। एक ऑपरेशन लॉन्च करने के दौरान एक पिकअप वाहन में सवार जो व्यक्ति थे उनमें एक तरह से आशंका की वजह से उस पर गोलीबारी हुई और वहां पर 6 सिविलियंस की जान चली गई। और 6 सिविलियंस की जान चली जाने के बाद हुआ क्या, वहां के आसपास के जो स्थानीय लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, उन्होंने वहां पर सेना के जवानों को घेर लिया। और सेना के जवानों को घेरे जाने के बाद सेना के जवानों ने आत्मरक्षा में गोलीबारियां फिर से की और वहां पर 8 और सिविलियंस की जान चली गई। दोस्तों मामला इतना गंभीर था कि इसके बाद से लगातार क्या हुआ, सेना को जो दिए गए अतिरिक्त अधिकार हैं, जो अप्सपा के तहत दिए गए हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत दिए गए हैं, इसके बाद से लगातार अप्सपा के कानूनों को रद्द करने की बात हो रही है या इन राज्यों से अप्सपा को हटाए जाने की बात की जा रही है। यहां तक कि नागालैंड के जो मुख्यमंत्री थे नेफ्यू रियो, उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारे राज्य से अप्सपा को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। दोस्तों मामला इतना संवेदनशील था कि इसके अलावा देश के जो गृह मंत्री हैं उनको भी यहां पर क्या करना पड़ा, उनको भी संसद में आकर क्या करना पड़ा, उनको बयान देने पड़े और उन्होंने सेना का पक्ष लेते हुए यह कहा कि सेना के माध्यम से ये जो गलती हुई यह ना पहचान की वजह से या पहचान ना पाने की वजह से या आशंका की वजह से हुई। ठीक है, जबकि वहां की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने कहा कि यहां की जो सेना है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जानबूझकर सिविलियंस की क्या की है, हत्या की है। ठीक है, तो बात दोस्तों हमने ये समझा कि आखिर यह चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में ये जो आपकी घटना घटी, पिछले हफ्ते की घटना थी, इस घटना के कारण वर्तमान में ये चर्चा में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर वहीं की है जब वहां पर आपके सेना के जवानों को घेरा गया था। उसके साथ साथ जब वहां पर गोलीबारी हुई, गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर क्या कर दिया था, आग लगा दी थी। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या आपका सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। तो फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून। और यह कानून दोस्तों आया कब था, यह आया था 1958 में। अब बात यह होती है कि आखिर इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में ऐसा क्या है, आखिर इसमें होता क्या है। तो दोस्तों एक चीज ये थी कि देश में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अशांत क्षेत्र थे, डिस्टर्ब्ड एरिया थे। तो उन डिस्टर्ब एरिया को वहां पर शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सैन्य बल हैं या जो अर्धसैनिक बल हैं उनको क्या किया गया, कुछ अतिरिक्त शक्तियां या कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे।
वो विशेषाधिकार क्या हैं, क्या कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल हमने ये तो जाना कि आखिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर उन क्षेत्रों में आरोपित किया जाता है जो डिस्टर्ब एरिया है। ठीक है, बात इस पर भी होगी कि डिस्टर्ब एरिया कहां है, उनकी परिभाषा कहां दी गई है, किस क्षेत्र को हम डिस्टर्ब एरिया के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन फिलहाल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत आपके सैन्य बल जो हैं, जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको क्या दिया जाता है, कुछ अतिरिक्त बल दिए जाते हैं, कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाती हैं, ताकि वो वहां पर क्या कर सके, कानून व्यवस्था को बनाए रख सके और उसके साथ साथ उस अशांत एरिया में होने वाले विद्रोह या उपद्रव को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या यहां पर, जो इतिहास की यदि हम बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें कि आखिर ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है या जो आपका सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून है, ये आया कहां से? क्या भारत ने पहली बार 1958 में ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को देखा था? जी नहीं। हुआ क्या, जब हम 1942 की बात करते हैं, 1942 की बात करते हैं, तो 1942 में ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के नाम का एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। आप जानते हैं 1942 में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ठीक है, और ये वही 1902 का समय है जब भारत में क्या चल रहा था, भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका कौन नहीं जानता। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके बाद भारत की आजादी सुनिश्चित हो चुकी थी। तो 1942 में जो भारत के आंदोलनकारी थे, उन भारत के आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए या भारत के आंदोलनकारियों का जो विद्रोह था उसको दबाए रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने अपने यहां के सैनिकों को क्या किया था, कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार दिए थे। और ये जो विशेषाधिकार हैं, इसी विशेषाधिकार का जो आज जो आप अप्सपा के रूप में देखते हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के रूप में देखते हैं, उसके इतिहास की शुरुआत इसी 1942 से हुई थी। ठीक है, ये आप जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय की तस्वीर है, जहां पर इसी प्रकार की भीड़ जो हुई इकट्ठा हुई थी। इस भीड़ को जो नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था, उस समय आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की तरह ही एक कानून क्या किया था, अध्यादेश के माध्यम से लाया था। लेकिन इसके बाद भारत आजाद हुआ और भारत के आजाद होने के बाद बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो भारत से अलग होना चाहते थे। नॉर्थ ईस्ट, उनमें बहुत बड़ी समस्या थी, एक सेपरेटिज्म की समस्या थी, अलगाववाद की समस्या थी। और उस अलगाववाद की समस्या को समाप्त करने के लिए नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद भी अप्सपा जैसे कानून भारत में बनाए रखने का क्या किया, निर्णय लिया। और 1948 में भारत सरकार ने समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को यहां पर लेके आए, लेकिन इसको 1957 में क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो क्या 1957 में निरस्त करने के बाद जो आज का अप्सपा आप देखते हैं, आज का जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर आप एक्ट देखते हैं, वो वर्तमान में आपको कब दिखाई देता है, वो दिखाई देता है 1958 में। 1958 में नेहरू जी की सरकार थी, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनकी सरकार में, इनकी कैबिनेट के माध्यम से 1958 में भारत सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्या लाया गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया, यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लाया गया। और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून भले ही अध्यादेश के माध्यम से लाया गया हो, लेकिन उसके तुरंत बाद 3 महीने के अंदर ही इसको क्या कर दिया गया, अधिनियमित कर दिया गया। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 वास्तव में जो आज हम देखते हैं, जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वास्तव में 1958 में नेहरू जी की सरकार के द्वारा लाया गया। दोस्तों, पृष्ठभूमि की तो बात हो गई। पृष्ठभूमि के बाद अब हमको यह देखना है कि इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, कहां कहां पर यह लागू है, कहां कहां पर लागू किया गया, कहां कहां से इसको हटा लिया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी इस एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एमपीपीएससी प्री का पूरा सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर कवर कराया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग बैच मिलेंगे। यही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in। कॉल करें इन नंबर्स पर 9110 62327 9880। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे देखिए, आपके 1958 में जब इसको पारित किया गया तो नॉर्थ ईस्ट से ही संबंधित 2 स्टेट मणिपुर और असम में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और उसके बाद कुछ समय के बाद 1972 में, लगभग 14 वर्षों के बाद, इसको क्या किया गया, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में भी कुछ संशोधन के द्वारा इसको यहां पर क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। कौन से राज्य थे? तो आपका त्रिपुरा था, मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इसमें से 2 ऐसे स्टेट हैं, आपके त्रिपुरा और आपके मेघालय, जहां से क्या कर लिया गया है, वर्तमान में अप्सपा को, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया, हटा लिया गया। कब हटाया गया? तो 2005
2015 में त्रिपुरा से इसको हटा लिया गया है और 2018 में मेघालय से भी इसको हटा लिया गया है। ये तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की बात है। नॉर्थ ईस्ट की आपकी जो बात अब यहां पर हुई, यहां पर अभी भी यदि आप देखेंगे, वर्तमान परिदृश्य यदि आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, या फिर आपका नागालैंड हो, या फिर मणिपुर का इंफाल के क्षेत्र को छोड़कर उसका बाकी का क्षेत्र हो, वहां पर आज भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहां पर क्या है, लागू है। लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी आपके पंजाब एवं चंडीगढ़ में भी कुछ समय के लिए अप्सपा को वहां पर लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1983 में लागू किया गया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्यों लागू किया गया था? तो दोस्तों ये वो समय है जब 1983 में आपके पंजाब में अलगाववादियों का क्या हो रहा था, प्रभाव थोड़ा सा बढ़ रहा था। अलगाववादियों के अलगाव जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए, उनके द्वारा फैलाए जा रहे आतंक और उनके उपद्रव को कम करने के लिए वहां पर क्या किया गया, सेना की तैनाती हो सके और सेना के द्वारा इस यहां पर एक तरह से शांत क्षेत्र या कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, इसके लिए 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ के क्षेत्र में भी क्या किया गया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अप्सपा को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपके 1997 में यानी कि केवल 14 वर्षों में ही क्या कर लिया गया, यहां से अप्सपा को समाप्त कर दिया गया। यानी एक बात यहां पर और भी याद रखनी है कि पंजाब और चंडीगढ़ दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अप्सपा लगाया गया और सबसे पहले ही यहां से क्या कर लिया गया, वापस कर लिया गया। ठीक है, यानी कि इन 14 वर्षों में अप्सपा के कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। यहां पर अलगाव की समस्या कम हुई, जिसके कारण 1997 में पंजाब और चंडीगढ़ के क्षेत्र से अप्सपा को क्या कर दिया गया, हटा लिया गया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग और भी क्षेत्र में बात करेंगे। बात होगी जम्मू कश्मीर की। 1990 में यह एक ऐसा समय था जब आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अलगाववाद एवं आतंकवाद जैसी समस्याएं शुरू हुई। यहां पर उग्रवाद की स्थिति ऐसी थी कि देश को यहां पर लोग तोड़ने की बात कर रहे थे, अलगाववाद की समस्या हो रही थी, यानी एक अलग देश की मांग होने लगी थी। ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान का भी समर्थन कर रहे थे। उस चीज को समाप्त करने के लिए वहां पर सेना की तैनाती की जा सके, सेना वहां पर जाकर उस समय के उस मामले को थोड़ा सा नियंत्रित कर सके, इसके लिए 1990 में जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, अप्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। दोस्तों तब से लेकर 1990 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अप्सपा का जो कानून है वो यहां पर लागू है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, या फिर पंजाब और चंडीगढ़ हो, यहां पर हमने बात की कि यहां पर क्या किया गया है, अप्सपा का प्रयोग किया गया। लेकिन अब अप्सपा का प्रयोग जो किया गया, उस अप्सपा में क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या विशेष अधिकार या क्या क्या विशेष शक्तियां आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती हैं, बात इस पर होगी। यानी कि अब बात जो हम लोग करने वाले हैं वो बात होगी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत सेना को कौन कौन से अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके प्रावधानों की। तो दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है 1958 है, उस 1958 के एक्ट में जो आपका सेक्शन 4 है, धारा 4 है, उस धारा 4 में सशस्त्र बलों को प्राप्त अतिरिक्त शक्तियों के बारे में बात की गई। यानी कि ऐसे कौन कौन से राइट हैं जो आपके सशस्त्र बलों को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संदेह के आधार पर तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि सेना के जवान जो होते हैं, सेना जो होती है, उसको यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है, आशंका है, तो उस पर वो क्या कर सकते हैं, उसकी तलाशी लेने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ खतरा होने पर स्थान को नष्ट करने के आदेश देने का अधिकार भी है। कोई जगह है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उनको लगता है, सेना के जवानों को लगता है कि यहां से किसी चीज का खतरा है, तो वहां के जो बड़े अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, उनको उस बिल्डिंग को नष्ट करने का आदेश देने तक के अधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ कानून तोड़ने वाले पर सीधे गोली चलाने का अधिकार उनको मिल जाता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, उस कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के ऊपर सीधा क्या किया जा सकता है, गोली चलाने या गोली मारने तक के आदेश सेना के जवानों के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार मिल जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है, सेना सीधे उन्हें शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों बिना वारंट के संपत्ति, व्यक्ति, हथियार, गोला बारूद आदि बरामद करने के लिए किसी भी क्षेत्र का वो क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। मतलब किसी का घर है, उस किसी के घर में यदि ये सारी चीजों के छिपे होने या ये सारी चीजों के पाए जाने की यदि उन्हें शंका है, आशंका है, तो ऐसी परिस्थिति पर भी वो क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष की तलाशी ले सकते हैं।
हैं। यानी कि शंका के आधार पर, बाकी कोई तथ्य नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून ने उन्हें इस सब चीजों को करने की शक्ति दे दी है। इसके अलावा संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी कि सेना के जवानों को लगता है कि यह व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था के लिए क्या है, खतरनाक है, या इस व्यक्ति का यहां पर होना यहां पे कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति पर, ऐसे संदेह होने पर, ऐसी शंका होने पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जितने प्रावधान आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सशस्त्र बलों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है, लेकिन अब सशस्त्र बल जो 1958 में जो एक्ट आया, वो एक्ट 1958 के हिसाब से जरूरत थी, लेकिन क्या आज जरूरत है, क्या आज इसकी आवश्यकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो प्रावधानों की बात कर लें। अब बात यह होती है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून है, वो अशांत क्षेत्रों में ही क्या होता है, लागू किया जाता है। उन अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, उसके लिए लागू किया जाता है। तो बात यह आ जाती है कि कब कोई क्षेत्र अशांत माना जाता है, कब किसी क्षेत्र को हम अशांत कहेंगे, कब किसी क्षेत्र को हम डिस्टर्ब एरिया के रूप में घोषित करेंगे। ठीक है, जब तक कोई क्षेत्र डिस्टर्ब एरिया के रूप में घोषित नहीं है, अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है, तब तक वहां पर अप्सपा को लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को लागू नहीं किया जा सकता। तो अब बात यह करनी है कि आखिर कब माना जाता है कोई अशांत क्षेत्र। तो अप्सपा की जो धारा 3 है, उसके तहत धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूह, जाति समुदायों के बीच किसी प्रकार का मतभेद है। कहने का मतलब यह कि यदि धार्मिक रूप से वहां पर उन्माद फैला हुआ है, धार्मिक रूप से सांप्रदायिकता है, या फिर नस्लीय टिप्पणी हो रही, नस्लीय टिप्पणी के कारण वहां पर क्या है, द्वंद्व है, या उन पर किसी प्रकार का विवाद है, या भाषा के आधार पर लोग लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय समूह आपस में भिड़ रहे हैं, या फिर जातियों, समुदायों के आधार पर लोग वहां पर भिड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों पर यदि उनके बीच मतभेद है, विवाद है, उनके चलते किसी क्षेत्र में अशांति फैली हुई है, तो सरकार इस क्षेत्र को क्या कर सकती है, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अब बात यह होती है कि अशांत क्षेत्र, इन सारे कारणों से तो हम किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर देंगे। घोषित कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, लेकिन यह सब पता कैसे चलेगा केंद्र सरकार को। तो अब आगे हम लोग को देखना होगा कि किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने और वहां पर अप्सपा को लागू करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो अप्सपा को लागू करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वहां पर सबसे पहले वो सारी घटनाएं जिसके कारण किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, ये सारी घटनाओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगा कौन, गवर्नर। और वो रिपोर्ट कहां जाएगी, आपके केंद्र सरकार के पास। ये मोदी जी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनके पास आपको जाएगी कौन सी, आपकी रिपोर्ट, जो आपके गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर तैयार करेंगे। ठीक है, और मोदी जी के पास रिपोर्ट गई, यानी कि केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट गई, और केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया। ठीक है, और ऑर्डर देकर सेना को कहां भेज दिया, उस पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट की रिपोर्ट किसने दिया था, गवर्नर ने दिया था। यहां पर मोदी जी को 8 बजे टीवी पर आने की जरूरत नहीं है कि आज से भाइयों बहनों 12 बजे से नोट बंद हो जाएगी, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं होगी। वो फोन से ही कह देंगे कि भैया वहां पर आप चले जाओ, वो एक अशांत क्षेत्र है, वहां पर अशांत क्षेत्र में आपको कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, और अशांत क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पर जाकर काम करना होगा, सेना की तैनाती करनी होगी, और वहां पर कानून व्यवस्था को बनाना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये कहां बताई गई, आपके धारा 3 में। ठीक है, चलिए, तो अप्सपा की धारा की 3 के तहत ही किसी अशांत क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, कानून को लागू किया जा सकता है। अब बात यहां पर होती है कि ये सारे जो अप्सपा से संबंधित कानून हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से संबंधित कानून हैं, आखिर इनके पीछे विवाद का कारण क्या है। हम देख रहे हैं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है, ये सेनाओं को क्या करता है, अतिरिक्त अधिकार देता है, विशेषाधिकार देता है, किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, किसी की भी तलाशी ले सकता है, किसी को भी गोली मार सकता है संदेह के आधार पर, किसी भी बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं वो संदेह के आधार पर। ठीक है, मतलब यहां पर दुरुपयोग भी तो हो सकता है, जिस कारण क्या होता है, इसका विवाद होता है। तो अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि आखिर अधिनियमों पर विवाद के कारण क्या है, क्यों डिस्प्यूट है, क्यों इस पर लोगों की सहमति नहीं है, क्यों किसी क्षेत्र से इसको हटाए जाने की बात होती है। ठीक है, तो विवाद के कारण में देखिए सबसे पहली बात जो आती है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। और ह्यूमन राइट वायलेशन का जो सबसे अच्छा आप उदाहरण समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, यदि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, सिर्फ शंका के आधार पर आपने उसको गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं आपने ह्यूमन राइट का वायलेशन तो किया।
उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि जो अप्सपा कानून है, ये जो 1958 में आया गया कानून है, ये क्या है, एक तानाशाही जैसा कानून है जहां पर सीधे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार सेना को मिल जाता है। और कई बार सेनाएं क्या करती हैं, कई बार सेनाएं इस अधिकार का दुरुपयोग भी करती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में क्या होता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। इसके साथ साथ फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगाए गए। कई आरोप ऐसे लगे कि नहीं, जो एनकाउंटर किया सेना ने ये फर्जी एनकाउंटर थे। ठीक है, कई कश्मीरी लोगों ने कहा कि सेना को ये जो अप्सपा कानून दिया गया, अप्सपा के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, ये अप्सपा के तहत दिए गए अधिकारों का सेनाओं ने गलत प्रयोग किया और किसी ऐसे व्यक्ति को सिर्फ शंका के आधार पर उनका क्या कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया, ऐसा उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना होता है। ठीक है, उसके अलावा महिला उत्पीड़न के भी आरोप लगे, यानी कि जो सेना है, सेना को शंका के आधार पर किसी भी घर में घुसने की, किसी भी घर में जाकर तलाशी लेने का अधिकार है। ऐसे अधिकार क्या करते हैं, महिला उत्पीड़न को भी जन्म दे सकते हैं। जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन्होंने कई बार इस अप्सपा कानून के तहत सेनाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, उनसे अधिकारों के माध्यम से महिला उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए। ठीक है, यहीं तक नहीं, इसके अलावा और ऐसी कई उदाहरण हैं जहां पर आपको लगेगा कि हां, इस पर विवाद के और क्या क्या कारण हो सकते थे, क्या ये विवाद के कारण सही हैं या विवाद के कारण सही नहीं है, बात हम इस पर भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, अधिनियम पर विवाद क्यों हो रहा है, क्या यह विवाद सही है। ठीक है, तो अब संघवाद का उल्लंघन होता है। थोड़ा सा हम राजनीतिक विषय पर आते हैं। संविधान का जो आपका ढांचा है वो एक संघात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है। जी हां, संघात्मक ढांचे का मतलब होता है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार होते हैं। लेकिन अब यहां पे हो क्या रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में सेना की तैनाती हो रही, कहीं ना कहीं राज्यों के अधिकार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। राज्यों के अधिकार जब कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या माना जाता है, संविधान में जो हमारा संघ की भावना है, संघवाद की भावना है, उस संघवाद का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि हमारा जो संघवाद है वो संघवाद एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघवाद है, लेकिन उसके बावजूद यदि किसी राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा सैन्य की तैनाती हो जाती है, सेना की तैनाती हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं संघवाद के खिलाफ ही माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है। ठीक है, संविधान में सबको ह्यूमन राइट्स तो हैं ही, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर उस पर गोली मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल आपका 21, आर्टिकल 19, ऐसे कई आर्टिकल हैं आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जिनका क्या होता है, उल्लंघन होता है, जिनका वायलेशन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक नैतिकता यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो एथिक्स है उसके भी ये क्या है, खिलाफ है। उसके अलावा संवैधानिक नैतिकता के विपरीत भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे ऐसे मामले हैं जहां पर लगता है कि हां, इसके कारण विवाद होते हैं। यही वो कारण है जिनके साथ अप्सपा को हटाए जाने की बात होती है। अभी जो नागालैंड में घटना घटी, ये भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है। वो व्यक्ति जो उस पिकअप वाहन में तैयार होकर जा रहे थे, वो कहीं व्यक्ति जा रहे थे, उनके ऊपर अचानक गोलीबारी हुई सिर्फ शंका के आधार पर और उनकी जान चली गई। ठीक है, तो आर्टिकल 21 का तो वायलेशन हुआ। क्यों वायलेशन हुआ, क्योंकि उनके जीवन जीने की स्वतंत्रता को सेना ने क्या कर दिया, छीन लिया। ठीक है, तो वास्तव में यही सारे आपके फैक्ट हैं, यही सारे तथ्य हैं जिनके कारण सेना के जो अतिरिक्त अधिकार दिए जाते हैं अप्सपा को, इस अप्सपा को हटाए जाने की बात लगातार हो रही। ठीक है, अधिनियम पर विवाद के कारणों के साथ साथ कई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, कई हमारे यहाँ की खुद की समितियां भी हैं जिन्होंने अप्सपा को हटाए जाने की बात की। सबसे पहले आपके संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन है, उस यूनाइटेड नेशन ने भी 2012 में यह कहा था कि अप्सपा को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि अप्सपा को रद्द करने की सलाह खुद दे चुका है कौन, आपका यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपके इस अप्सपा जैसे एक दमनकारी कानून की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र भी इस अप्सपा को क्या कह चुका है, एक दमनकारी कानून कह चुका है। ठीक है, और वो कहता है कि इस लोकतांत्रिक स्वरूप वाले देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ एक और संस्था है ह्यूमन राइट वॉच। इस ह्यूमन राइट वॉच ने भी इसे क्या किया, हटाए जाने की सलाह दी। इसने भी कहा कि भारत जैसे देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। एक समिति हमारे यहां गठित हुई, आपके बीपी जीवन रेड्डी समिति। यह समिति गठित हुई 2004 में, और 2004 में बीपी जीवन रेड्डी समिति, 2005 में इसकी रिपोर्ट आई, और 2005 की इसकी रिपोर्ट में इसे दमन का प्रतीक बताते हुए बीपी जीवन रेड्डी समिति ने भी इसको हटाए जाने की बात कही। इसके साथ साथ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 में आता है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी बीपी जीवन रेड्डी समिति की जो सिफारिश थी उसको मान्य किया और कहा कि हां, भारत में इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब इतनी बड़ी संस्थाएं, हमारे खुद के आयोग, हमारी खुद की समितियां यदि ये कहती हैं कि हाँ इस कानून की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर भारत सरकार इसको हटा क्यों नहीं देती? ठीक है, तो भारत सरकार के भी क्या है, कुछ अपने तर्क हैं, कुछ अपने पक्ष हैं। ठीक है, तो अब हम उनको देखेंगे कि आखिर भारत सरकार क्यों अप्सपा को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, तो देखते हैं भारत सरकार अप्सपा के बनाए रखे जाने या अप्सपा को लागू रखे रहने के पक्ष में क्या तर्क देती है। तो अप्सपा को बनाए रखने के पक्ष में जो तर्क हैं, सबसे पहला तर्क आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहीं पर राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात होती है। तो भारत की राष्ट्र की जो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपके जो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, यहां पर वर्तमान में जो अलगाववाद की समस्या है, जो उग्रवाद की समस्या है, जो आतंकवाद की समस्या है, इसके साथ वहां पर जो डिस्टर्ब एरिया है, उस डिस्टर्ब एरिया में कहीं ना कहीं क्या हो, कानून व्यवस्था सही तरीके से चल सके, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए सरकार कहती है कि इन क्षेत्रों में क्या है, अप्सपा को लागू रखा जाना चाहिए, यानी कि सरकार उसको बनाए रखे जाने के पक्ष में है। दूसरा क्या कहता है, उग्रवाद एवं आतंकवाद पर लगाम, मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, उसके साथ साथ सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी में भी क्या है, आपके पड़ोसी इतने अच्छे हैं ना, चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हैं हमारे पास, तो ठीक है, वो पड़ोसी जब हमारे पास हैं, इतने अच्छे पड़ोसी हैं, तो उनके कारण हमको ये एक्ट बनाए रखना होगा। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे पड़ोसी हैं ये कि कभी भी क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कई बार हमने आपके पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, चाइना से भी युद्ध लड़ा, तो ऐसे देश यदि आपके बॉर्डर में हैं, ऐसे देशों के साथ यदि आपकी सीमा टच होती है, तो सरकार का कहना है कि इन पड़ोसियों से बचने के लिए, इन पड़ोसियों का कड़ा मुकाबला करने के लिए आपके सेनाओं को क्या होनी चाहिए, सैन्य ताकतों को क्या होनी चाहिए, आपको अतिरिक्त शक्तियां दी जानी चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए, उनके पास किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना तो ये आपकी प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता है। यदि किसी लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं, तो उस लोकतांत्रिक देश में यदि सबके लोकतांत्रिक अधिकार को आप बनाए रखना चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था का बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसे कारण है जिसके कारण सरकार कहती है कि जिन क्षेत्रों में अप्सपा लागू है, वहां पर अप्सपा को बनाए रखा जाना चाहिए। अप्सपा को बनाए रखने के पक्ष में सरकार के क्या तर्क हैं, ये तो हमने देख लिया। लेकिन सरकार ने जिन क्षेत्रों में अप्सपा लागू किया है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिन क्षेत्रों में लागू हैं, क्या वहां से उस प्रकार के आउटकम मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है? क्या वहां पर कोई सुधार हो रहा है? क्या जो अशांत क्षेत्र है वहां पर किसी तरह के कोई सुधार हो रहे हैं? यदि नहीं हो रहे, तो क्या अप्सपा को वहां पर बनाए रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों, इस अप्सपा के कानून को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर बात होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, किया यह जा सकता है कि सशस्त्र सेना की जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सकती है। अभी तक जो आपके प्रावधान हैं, जो सशस्त्र जो आपका ये अप्सपा है, इस अप्सपा के अंतर्गत जो सैन्य बलों को जो अधिकार दिए गए हैं, इस पर किसी प्रकार की जवाबदेहिता नहीं है। ये अधिकार एक प्रकार के असीमित अधिकार हैं। ठीक है, तो क्या इन अधिकारों को कुछ सीमित किया जा सकता है? दूसरा, अशांत क्षेत्रों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। जहां पर ये क्षेत्र लागू हैं, वहां पर यदि कोई क्षेत्र इस अशांत क्षेत्र के बाहर आ जाता है या वहां पर सुधार होता है, तो वहां से अप्सपा को हटा लिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कानूनी प्रावधानों का तार्किकरण होना चाहिए। जो अभी आपके प्रावधान हैं, इसमें आपको तार्किकता दिखाई नहीं देती, ये एक पक्षी दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके जो सैन्य बल हैं उनको अतिरिक्त अधिकार देते हैं, लेकिन अतिरिक्त अधिकार के साथ साथ यहां पर किसी प्रकार की जवाबदेहिता नहीं है। और जहां पे जवाबदेहिता नहीं होती और अधिकार होते हैं, वहां पर अधिकारों का दुरुपयोग हो ही जाता है। ठीक है, आप कितना भी कोशिश करें कि उन अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, लेकिन व्यक्ति जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो वो उन अधिकारों का प्रयोग एक गैर जिम्मेदार तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, गैर जिम्मेदार तरीके से कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेना गैर जिम्मेदार तरीके से ये काम करती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए ये सारे सुझाव वहां पर होने चाहिए। ये आपके वहां पर सुधार किए जा सकते हैं और इन सुधारों के साथ इस अप्सपा को क्षेत्रों में लागू रखा जा सकता है। ठीक है, भले इनको हटाए जाने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार जो तर्क देती है, उस सरकार के तर्क में भी कहीं ना कहीं चीजें सही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस चर्चा को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ये अप्सपा जो कानून था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर जो बात थी, वो यहां पर समाप्त होती है। अब ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेंगे और समय पर आप वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए आपको सेपरेट बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेपरेट बैचेस हैं। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के साथ साथ नोट्स, सब कुछ यहां पर आपको उपलब्ध होगा।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका जो कौटिल्य एकेडमी का प्ले स्टोर पर जो आपका एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कौटिल्य एकेडमी की जो वेबसाइट है www.kautilyaacademy.in, इस पर भी आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।